Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Byari Srivastava, law experts, Pariksha refresher online law classes from Allahabad. Dear students, सबसे पहले आज आप लोग को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। देखिए, जो हिंदी दिवस है, वैसे तो पूरा आज राष्ट्र हिंदी दिवस मना रहा है। विदेशों में भी सभी लोग हिंदी दिवस को मना रहे हैं। लेकिन जो हिंदी दिवस है, इसको हम लोग लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ज़्यादा जानेंगे, क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट होते हैं। जो लॉ के स्टूडेंट गुड होते इवनिंग हैं, सर। गुड मॉर्निंग। जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर गुड मॉर्निंग। जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, जो हिंदी दिवस है, इसको मनाने का निर्णय जो सबसे पहले लिया गया था, वो तब लिया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर प्रोसेस था। जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय वो डेट थी 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये डिसीजन लिया कि जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज होगी हिंदी। और इसके साथ साथ जो स्क्रिप्ट होगी, लिपि होगी, वो होगी देवनागरी। जब हम लोग का संविधान बन के सामने आया 26 जनवरी 1950 को, तब हम लोगों ने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 343 के पार्ट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान्स ने जो प्रोविज़न हम लोग के लिए बनाया था, वो प्रोविज़न ये बनाया था कि जो यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राजकीय भाषा होगी, वो हिंदी होगी। और इसके साथ साथ जो इसकी स्क्रिप्ट होगी, लिपि होगी, वो होगी नमस्कार सर। देवनागरी। नमस्कार। और जब संविधान लागू हो गया, तो ये बात सामने आ गई। इसके 3 वर्ष के बाद 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग जो दिन मनाएंगे, उस दिन को हम लोग कहते हैं हिंदी दिवस। तो देखिए, कभी आपको इंटरव्यू में बताना पड़े, कहीं जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपको लिखना पड़े, कभी आपको कोई स्पीच देना पड़े, और कभी ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि आपको चीफ गेस्ट के रूप में कहीं पर इनवाइट किया जाए। तो देखिए, जब हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में कहीं इनवाइट होते हैं, तो हमारा स्टेटस होता है सभी लोगों के ऊपर। जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी ऑर्डिनेंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे हमारा कद सबसे ऊंचा होता है। और जब चीफ गेस्ट का स्पीच होता है, तो बहुत ध्यान से सब लोग सुनते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो चीफ गेस्ट बोल रहे हैं, उनकी बातों में बहुत रिलेवेंसी होगी। आम लोग तो तरह तरह की बातों को बोल ही देते हैं। तो कभी अगर ऐसा अवसर आपको मिला कि आपको चीफ गेस्ट के रूप में अपनी स्पीच देनी पड़ी, आपको डिस्टिंग्विश पर्सन के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्पीच देनी पड़ी, कभी आपको स्पोक पर्सन के रूप में, प्रवक्ता के रूप में स्पीच देनी पड़ी, कभी आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने बताना पड़ा, कभी आपको जनरल स्टडीज़ के पेपर में लिखना पड़ा, कहीं पर भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपकी जो बात हो, वो पूरा रिलेवेंट बात हो। इस पर हमने आप लोग को आज दोपहर में वीडियो भी दे दिया था। जैसे मैं अनअकैडमी की क्लास से ख़त्म हुआ, बिल्कुल उसी के जस्ट 1 मिनट के अंदर उसी ड्रेस में हमने आप लोग को जल्दी से जल्दी वीडियो दिया, ताकि आप लोगों को ये बातें मालूम चल जाए, और इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जितनी बातें हमने बोला बताई है।
अब देखिए, आज का जो आप लोग का क्लास है बहुत ही यूनिक क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और आज आप लोग की क्लास है पर्सन, व्यक्ति। अर्चना जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। पर्सन, व्यक्ति। देखिए, हम लोग कहते हैं कि आप व्यक्ति हैं, ये जानवर है, ये पशु है, ये पक्षी है, तरह तरह की बातों को हम लोग करते हैं। तो एक बार हमने जो अभी तक आप लोग को स्टडी कराई है, 5 मिनट के अंदर हम पूरा रिवाइज कर दे रहे हैं, खासकर राजीव रंजन के लिए, विजय तिवारी के लिए। कि आप लोग ज़रा 5 मिनट के अंदर, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुन लें बात को, ताकि हमको पर्सन बताने में बहुत अच्छी बात लगे। देखिए, जो जूरिस्प्रूडेंस पेपर है, सभी लोग, अर्चना जी आप भी ध्यान से सुनो, आप लोग बिल्कुल नए हो। देखिए, जो जूरिस्प्रूडेंस है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विधि शास्त्र। जैसे आप लोग भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तरह तरह के पेपर को पढ़े हैं, जानते हैं। तो ये विधि का शास्त्र है। तो ये जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस, 2 शब्दों से मिलकर बना है, जूरिस प्लस प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है जूरे, प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। जूरे का मतलब होता है विधि, कानून। और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। तो ये जो लैटिन वर्ड है, इसका जो मीनिंग बनती है नॉलेज ऑफ लॉ। लेकिन बाद में ब्रिटेन के एक जूरिस्टिक थे, जूलियस स्टोन। जूलियस स्टोन ने यह कहा कि केवल नॉलेज ऑफ द लॉ ही लॉ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वकील के लिए, यानी एक लीगल पर्सन के लिए, केवल लॉ की जानकारी ही लेना जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज नहीं है, बल्कि जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, उनको लॉ के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ये सब जो पेपर्स है, हमारा इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक व्यवस्था है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, अगर इन सब की हम जानकारी रखेंगे तो हम लॉ अच्छा तरह डेवलप कर पाएंगे। तो हम अच्छे से अच्छे कानून को बना पाएंगे, हम अच्छे से अच्छे कानून की जानकारी रख पाएंगे। तो जूलियस स्टोन ने ये बातें तो कही थी 19वीं शताब्दी में। चलता रहा चलता रहा, और जब समाज का हर जो एकेडमिशियन था वो आगे बढ़ता गया, इंजीनियर आगे बढ़ते रहे, डॉक्टर आगे बढ़ते रहे, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर बढ़ते रहे, कहीं न कहीं से हम लोग थोड़े से पिछड़ गए। पिछड़ने का सेंस ये था कि लॉ जो का करते थे, वो बहुत खुशी खुशी मन से लोग लॉ नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा कोई बहुत अच्छा इसमें फ्यूचर नहीं रहेगा। तब इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चेंजेस किए, बीसीसीआई ने क्या सबसे पहले चेंजेस किया, उन्होंने जो एलएलबी थी जिसको आप लोगों ने किया, उसका तो एग्जिस्टेंस बना हुआ है, वो आप लोग एलएलबी कर रहे हो, वो बंद नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे जो नीट होता है, जिसको हम लोग मेडिकल कहते हैं, उसका बच्चा 10+2 के बाद जाता है, 12वीं के बाद। जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, बीटेक वगैरह करते, वो भी 12वीं के बाद चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता 10+2 के बाद लॉ वाले भी स्टूडेंट जाए? और स्टार्ट किया गया इंटीग्रेटेड लॉ, बीए एलएलबी, जो इस समय आदित्य कर रहे हैं और हर्षित कर रहे हैं, जो आपके बीच बैठे हैं 2 लोग। इंटीग्रेटेड लॉ, जिसको 5 ईयर लॉ कहते हैं, इसमें शुरू में आप लोग को, स्टूडेंटों को पढ़ाया जाता है
हिस्टोरिकल पोजीशन, जोग्राफिकल पोजीशन, साइकोलॉजिकल पोजीशन, सोशलॉजिकल पोजीशन, इकोनॉमिकल पोजीशन, सब हम लोग को बताया जाता है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर धीरे धीरे उन लोगों को लॉ की ओर ले जाया जाता है। और जब वो 5 ईयर कंप्लीट करके बाहर आते हैं तो उनके पास ढेर सारे ऑप्शन। जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है एडवोकेसी, वो तो बना ही है। मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आप 5 ईयर में रहेंगे तभी कैंपस में आते हैं कंपनियां इंटरव्यू लेने। आपको वो अपॉइंट लेटर दे देंगे और बोलेंगे कि जब आप LLB पास हो जाना तो आ जाना। लीगल असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर, लॉ एडवाइज़र, 40,000 50,000 रुपये। जुडिशल सर्विसेज में आप जानना चाहते हैं, 5 साल आपको चूंकि मूट कोर्ट पढ़ाया गया है, तो मूट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जिसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है। जुडिशरी के लिए एक आप अच्छे कैंडिडेट, आपको लगता है कि एडवोकेसी हो गया, जुडिशरी हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, आपको लगता है मैं लॉ का प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, LLM कर लीजिए 2 साल का और नेट निकाल लीजिए और बड़े आराम से 5 ईयर के स्टूडेंटों के बच्चों का नेट निकल जाता है। नेट निकलते ही आप इंटाइटल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए। ये जो चीज़ें आई ये जूलियस स्टोन के स्टेटमेंट से आई, जिसको हम लोगों ने बहुत बाद में समझा। क्या आप लोग जहाँ से लॉ किए कभी कोई कंपनी आई थी आप लोग को इनवाइट करने? नो सर। वो हो सकता है आपके कॉलेज के गेट के सामने से गुजरी हो अपनी गाड़ी से, लेकिन ब्रेक नहीं लगाया हो। जानता था कि अगर ब्रेक लगा लेंगे और इनको ले लेंगे तो हमारी कंपनी में ब्रेक लग जाएगा। और लेकिन आज वो 5 ईयर के कॉलेज में जब भी वो फाइनल ईयर में स्टूडेंट रहता है उसके 6-7 महीने पहले ही आ जाते हैं और बता देते हैं कि भाई आपका हमने अपॉइंटमेंट कर लिया है और जैसे रिजल्ट निकले आप आ जाना। तब देखिए जूरिस्प्रूडेंस का ये हम लोग को प्रैक्टिकल जो फ़ायदा मिला जो आप लोग ने अभी सुना। दूसरा क्या है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इसको जानने के 5 स्कूल हैं। जैसे आप लोग को LLB करने के लिए ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़, ढेर सारे डिग्री कॉलेजेस, वैसे जूरिस को जानने के 5 स्कूल। पहला स्कूल है एनालिटिकल स्कूल, जिसको हम लोग कहते हैं विश्लेषणात्मक विचारधारा। दूसरा स्कूल है हिस्टोरिकल स्कूल, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये है ऐतिहासिक विचारधारा। एनालिटिकल स्कूल के लोग जिसमें जेरमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन जैसे जूरिस्टिक आते हैं, और जो जेरमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन जैसे जूरिस्टिक लोगों ने ये बताया कि जो लॉ होता है वो कमांड बाय सुप्रीम, विधि जो होता है वो संप्रभु का आदेश है। इसके बाद जो दूसरा अभी नाम हमने आपको लिया हिस्टोरिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल को सेवेगेनी और फ्रेडरिच पुस्ता, ये 2 जूरिस्टिक लोगों ने स्टार्ट किया। और इन लोगों का कहना है कि जैसे नेचर ने सब चीज़ों को पहले से डेवलप कर दिया है, ऐसे लॉ को भी डेवलप किया जा चुका है। जैसे हमारे ज़मीन के भीतर ढेर सारे माइंस हैं, ढेर सारे कोल्स हैं, पेट्रोल है, ऑयल है, सब भरा है कि नहीं भरा है? तो जो हम लोग सोना चांदी हीरा सब हम लोग ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो किसने डाला ज़मीन के अंदर? सर नेचर ने। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के सरकार के बाद डाला गया, 2014 के बाद। नेचर ने। इसी प्रकार नेचर ने लॉ को भी डेवलप कर दिया है। हम लोगों को, जूरिस्टिक लोगों को करना है रिसर्च। उनका कहना है कि लॉ को सर्च कर दिया गया है, आप केवल रिसर्च करिए। ये बात कही गई हिस्टोरिकल स्कूल में। फिर आता है फिलोसफिकल स्कूल। देखो फिलोसफिकल स्कूल को जो आगे बढ़ाया ह्यूगो हीगल,
ह्यूगो हीगल। इनका लोग का कहना है कि जो लॉ डेवलप हो उसके लिए 3 वर्ड हैं, JFR। JFR, जे का मतलब है जस्टिफाई, एफ का मतलब है फेयर इक्विटी, और आर का मतलब है रीजनेबल। जो लॉ बनाया जाए वो जस्टिफाई हो, जो लॉ बनाया जाए फेयर हो, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी हो, सोसाइटी में इक्विलिब्रियम लाए, समता लाए, और जो लॉ बने वो रीजनेबल हो, तर्क के आधार पर सही रहे। इसके बाद चौथा स्कूल आता है, फोर्थ स्कूल, जिसको हम लोग कहते हैं रियलिस्ट स्कूल, यथार्थवादी विचारधारा। देखिए, जो यथार्थवादी विचारधारा है इसमें 2 ज्यूरिस्टिक का नाम सामने आता है, ग्रे और OW होम्स। ये जो रियलिस्ट स्कूल के ज्यूरिस्टिक है, इनका क्या कहना था कि जो लॉ है, कानून है, इसको बनाने की जिम्मेदारी आप दे दीजिए जजेस को, न्यायाधीशों को। क्यों? क्योंकि देखो, जो जजेस होते हैं जब अपना निर्णय देते हैं तो जजेस को निर्णय देने के साथ साथ और कौन सा बड़ा अधिकार मिला है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, विधियों का निर्वचन करना। आज दोपहर में 12 बजे आप में से कोई क्लास में था आईपीसी के? यस दिन में सर। 12 बजे जो हम अनअकैडमी की क्लास लेते हैं वो यस फ्री सर। ऑफ कास्ट रहती है। राजीव, विजय तिवारी और अर्चना जान लीजिए। लिंक हम बैच नंबर 1 में डाल देते हैं। बस आप लोग को करना क्या रहता है कि आप लोग अनअकैडमी को इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और इसके बाद आप क्लिक करिएगा तो 12 बजे से 1:30 बजे तक 90 मिनट की फ्री ऑफ क्लास आईपीसी की वहाँ पे मिलती है आप लोग। ठीक है, आज आप लोग क्या करिएगा, अनअकैडमी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक हम डेली बैच नंबर 1 में डाल देते हैं सुबह 7 बजे के आसपास। तो आज कोई था आपके क्लास में? यस सर। जी सर। मैं था सर। अच्छा, कश्यप थे, और कौन था? मैं भी था सर। मोहित, आदित्य। आज हमने बताया था सेक्शन 299 और 300 में डिफरेंस, आईपीसी, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल, होमोसाइड एंड मर्डर। और हमने बताया था कि जो लॉर्ड मेलविल थे जज साहब, उन्होंने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि आज 150 साल से ऊपर हो गया, लॉर्ड मेलविल का जो जजमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट का, आज तक किसी भी सुपर कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने बदला नहीं। तो ये जो बातें हैं, ये रियलिस्ट स्कूल के लोग कहते हैं कि लॉ बनाने की जिम्मेदारी जजेस को दे दीजिए, वो सोसाइटी से जुड़े होते हैं, उनको सारी चीज मालूम होती है। फिर लास्ट में 5वें नंबर पर आता है सोशोलॉजिकल स्कूल, जो बेस्ट स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस जानने का। क्यों? सबसे पहले तो सोशोलॉजिकल स्कूल के लोग ये कहते हैं कि अगर जज लॉ बनाने की जिम्मेदारी जजेस को दे दिया जाए तो ठीक है। ये नहीं, क्योंकि हमारी कंट्री कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। अगर आप लेजिस्लेचर के वर्क को जुडिशरी से कराओगे तो विधायिका का क्या होगा, लेजिस्लेचर का क्या होगा? पैरालाइज हो जाएगा, पंगु हो जाएगा। तो सोशलॉजिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्टिक थे, उसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है वो आता है रास्को पाउंड का। रास्को पाउंड अमेरिकन ज्यूरिस्टिक थे, और उन्होंने अमेरिकन ज्यूरिस्टिक होने के नाते उन्होंने ये बताया सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने कहा जैसे एक इंजीनियर होता है, जब वो किसी बिल्डिंग को बनाता है तो जितनी भी मिनिमम नीड्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होता है, वो पूरा करता है। बिल्डिंग के हर पोर्शन में लोगों को हवा मिले, पानी मिले,
बिल्डिंग के हर पोर्शन को जो मिनिमम नीड्स है वो मिलती रहे। आप बताइए, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, नोएडा में बनती है, ग्रेटर नोएडा में बनती है, और हम लोग के इलाहाबाद में भी बनने लगी है, लखनऊ में बन रही है, बॉम्बे में, हर पोर्शन के लोगों को सारी फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती? यस सर, मिलती है। अब पहले क्यों नहीं मिलती थी? पहले तो 80% खोपड़ी दिमाग लगाता था राजगीर मिस्त्री, और 20% आप लगाते, इसलिए लगाते थे ताकि मिस्त्री आपसे थोड़ा डरता रहे, और ऐसा मकान आप बनाते थे कि 20-25 साल के बाद उसकी स्थिति हो जाती थी खराब। लोग कहते थे पीछे के कमरे में लाइट बराबर जलाना पड़ता है, और जब लाइट चली जाती तो टार्च लेके जाना पड़ता है। तो रास्को पाउंड ने कहा कि लॉ को उसी तरह डेवलप करिए जैसे एक इंजीनियर बिल्डिंग को बनाता है। तो ज्यूरिस्टिक को लॉ बनाते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी की इविल्स, जो समाज में बुराई है उस बुराई को दूर करिए कानून के द्वारा, और समाज के लोग क्या चाहते हैं वो आप ध्यान में रखिए। जैसे हमारे के यहाँ सोशलॉजिकल स्कूल जब डेवलप कर रहा था तो कई ढेर सारी इविल्स थी, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, हम लोग के यहाँ सती प्रथा थी, हम लोग के यहाँ विडो की मैरिज नहीं होती थी, ये सोशल इविल्स थी। और आप लोगों को हमने पढ़ाया है, बताया है, लिखवाया भी है कि देखो इनको दूर करने के लिए सोशल रिफॉर्मर आए, सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय आए, जो विधवा हो जाती थी स्त्रियां, विडो हो जाते थे, उनकी रीमैरिज करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आना पड़ा। और जब ये लोग आए तो इनको समाज की बहुत ही ज़्यादा ताने बाने को भी सुनना पड़ा, लेकिन बाद में इस पे कानून बनते गए, इस पे कानून बनते गए, और एक एक कानून का नाम है, जैसे हिंदू हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। फिर दूसरा बना द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। और इन सब के द्वारा जो सोसाइटी में इविल्स थे रोका गया। और फिर ये कहा गया सोसाइटी चाहती क्या है? सोसाइटी चाहती है, हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जिस देश में हम रहे वो हमारा देश वेलफेयर स्टेट हो, लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसा स्टेट हो जो लोगों के कल्याण के लिए सोचता रहे। ये बात वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरांसों ने आर्टिकल 38 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के फॉर्म में रखा है, लेकिन आप जानते हैं डीपीएसपी फोर्स बिल बाई लॉ नहीं है। तो डीपीएसपी होता है, इसको हम कानून से लागू नहीं करा सकते। तो फिर हमारे ज्यूरिस्टिक लोगों ने जो भी कानून बनाया, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों बनाना पड़ा? ये तो स्वतंत्रता के बाद बना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाना पड़ा? इसलिए बनाया पड़ा कि सोसाइटी में एक कानून ऐसा एग्जिस्टेंस में था जिसको हम लोग कहते थे सेल्स ऑफ गुड एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। जो माल विक्रय अधिनियम होता था उसमें किसको सावधान रहना पड़ता था, किसको एक्टिव रहना पड़ता था? क्रेता को। बायर को, क्रेता को। और 1930 से लेकर इसका भरपूर फायदा उठाया सेलर ने, विक्रेता ने, दुकानदार ने। दुकानों पे लिख के टांग दिया, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, दिखा रहा था। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जो हम लोग कंज्यूमर थे, बायर थे, हम लोग अपना पूरा टाइम खर्च करते थे सामान को छांटने में। सेब लेने गए, आलू लेने गए, गोभी लेने गए, टमाटर लेने गए, छांट रहे।
और छांटने में जो लेडीज है वो थोड़ा सा और अपनी आईक्यू को भिड़ाई। दुकानदार से पूछिए कि ये सेब ताजे हैं, खट्टे तो नहीं है। तो हमें तो आज तक ये समझना है कौन दुकानदार कहेगा ये बासी है और खट्टे हैं? कोई कहेगा? क्यों पूछते हो? तब बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप जाइए प्रिस्क्राइब्ड दुकान से जो जीएसटी पेड करता हो, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बाजार, जिसको हम लोग कहते हैं मॉल, वहाँ पे जाइए, बास्केट लीजिए, जो जो आपको देना हो सब भर लीजिए, काउंटर पे बिलिंग कराइए, और बिल के बाद आपको मिलेगी रसीद। उसमें सारे आइटम के नाम लिखे रहेंगे, उसकी प्राइस लिखी रहेगी, किस नंबर काउंटर पे आपका बिल चार्ज बना है और किस टाइम पर बना है, डेट टाइम प्लेस। और इसके बाद इन लोग को बोला गया कि आप ऐसा करना, जो मॉल वाले होते, बिग बाजार वाले होते, आप एक्सचेंज करने का कोई टाइम फिक्स कर लो। अगर कोई कंज्यूमर कोई चीज़ एक्सचेंज करना चाहता है तो नॉर्मली ये लोग कहते हैं कि ऐसा करो 2 बजे दोपहर में आ जाओ, होता है ना एक्सचेंज। तो ये वेलफेयर स्टेट के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाएगी। इसके बाद जुडिस में हम लोगों ने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो जस्टिस होता है ये कैसे एडमिनिस्ट्रेट करता है, इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा। एक को हम लोग पढ़ते सिविल रॉन्ग और दूसरे को हम लोग पढ़ते क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग को हम लोग कहते हैं ऑफेंस। जितने भी प्रकार के इविल्स होते हैं उसको 2 पार्टों में हम लोगों ने बांटा कानून की दृष्टि से। एक का नाम दिया हम लोगों ने सिविल रॉन्ग, दीवानी दोष, और एक का नाम हम लोगों ने दिया क्रिमिनल रॉन्ग इज इक्वल टू ऑफेंस। देखो जो सिविल नेचर के सूट होते हैं, सिविल नेचर के सूट कौन से होते हैं? ऐसे सूट जो सीपीसी के सेक्शन 9 में चलते हैं। सीपीसी का सेक्शन 9 कहता है नेचर ऑफ सिविल सूट। जब आप सीपीसी के सेक्शन 9 खोलोगे तो आपको कम से कम 25-30 तरह के सूट का नाम मिलेगा। डैमेजेस सूट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, मकान मालिक किराएदार के झगड़े, यही सब तो वहाँ मिलेगा। तो ये कहा गया कि जो सिविल सूट है उसमें जो विक्टिम होता है, पीड़ित होता है, वो प्लेंटिफ बनता है, वादी बनता है, और सिविल कोर्ट से उसको रेमेडीज क्या क्या दी जाती है? डैमेजेस, कंपनसेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजक्शन। क्षतिपूर्ति दिया जाता है, प्रतिकर दिया जाता है, या जो परफॉर्मेंस है उसको लागू किया जाता है स्पेसिफिक, या उसको किसी काम को करने से या न करने से अपोजिट पार्टी को रोक दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंजक्शन। अगर कोई क्राइम होता है तब हम लोग क्या करते हैं? जो एक्यूज पर्सन होता है उसको हम लोग या तो जेल की सजा देते हैं जजेस, या तो उससे फाइन लिया जाता है, और या उससे जेल प्लस फाइन दोनों लिया जाता है। पूरी आईपीसी भरी हुई है, चोरी करोगे तो ये दंड, डकैती करोगे ये दंड भरा हुआ है। और ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, सोसाइटी में इतना गंदा काम करता है, जिसको बेचन सिंह वर्सेज स्टेट के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेयरेस्ट टू रेयर, विरलतम से बिरले, इतना गंदा काम किया है कि इसका न तो जेल में रहना ठीक है, न इसको सोसाइटी में रहना ठीक है, न इसको जमानत देना ठीक है, तब कोर्ट ऑर्डर करता है टिल हैंगिंग डेथ, इसको फांसी के फंदे पर लटका दो। इस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, वो दंड मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, न्याय प्रशासन। तो देखो आज जो नए स्टूडेंट थे, कई दिन से हम सोच रहे थे एक बार उनको ब्रीफ स्टोरी बता दी जाए, तो आप लोग को समझ में आया है?
हमने यस ब्रीफ सर यस विजय समझ में आया? और ये क्लास रिकॉर्डेड है, यस सर। और ये क्लास अभी आप लोग को यूट्यूब पर भी जाएगी। आज ये क्लास जो हम रिकॉर्ड करा रहे हैं ये जाएगी यूट्यूब पर। ये जो है प्राइवेट क्लास नहीं होने पाएगी। जैसे नॉर्मली आप लोग को 3 दिन के 4 दिन के बाद वीडियो हो जाता है प्राइवेट। आज हमने शुरू में ही बोल दिया था कि इसको प्राइवेट मत करना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो समरी है। जब आपको मन करे फिर ऑन करके सुन लेना कि सर ने क्या बताया। और इसके साथ साथ जो लोगों ने एडमिशन लिया है, जब फिर कभी जूरिस का नंबर आएगा तो आपको पूरा अधिकार है कि आप फिर से जूरिस की क्लास कर सकते। ऐसा नहीं कि आपसे बोला जाएगा कि आपका तो कोर्स ख़त्म हो गया या आपको री एडमिशन लेना, ऐसा कुछ नहीं। इस समय जो आप लोग क्लास कर रहे हैं इसमें 2 लोग सबसे पुराने हैं। एक तो नवीन जी हैं बेतिया, और दूसरी काजल। काजल बहुत परेशान थी, सर से कभी कभी हल्का फुल्का नोक झोंक भी कर लेती थी कि सर जूरिस आप नहीं पढ़ा रहे हो। हमने काजल से कहा था समय आने दो, पढ़ा देंगे। और जो काजल का एडमिशन आज से 1.5-2 साल पहले वही एडमिशन है। और नवीन जी तो हमारे सदाबहार हैं, जब मन करता है तो क्लास करते हैं। नवीन जी कहाँ हैं आप? आपको बधाई देनी है। जी सर, हम हैं डेरा पर हैं। अरे जरा अपना फेस तो दिखाइए, आपको बधाई देनी है, आपसे मिठाइयाँ खानी है। जी सर, जी सर। आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी बिटिया MBBS में आ गई। जी सर, तो बहुत सभी को बधाई, सभी नीट समर जो नीट से जुड़े हैं सभी को बधाई। अब बहुत बहुत आपका बधाई हो आपको। अब आपका जो बुढ़ापा आएगा वो बहुत अच्छा कटेगा। बिटिया आपकी डॉक्टर रहेगी, कांग्रेचुलेशन सर। ठीक है। एक पहले जो 2 बेटी है सर, हाँ, एक तो गोरखपुर में हुई थी 2 ना। बेटी। जी 2020 में वो एम्स हाँ गोरखपुर में है 2 बेटी, और एक इस बार इसका हो गया MBBS। हाँ, बेटी दोनों वाली का तो MBBS हमें में। मालूम था, गोरखपुर वाली आपने पहले बताया था। ये जी छोटी सर, जी वाली सर, आपकी जी। बेटी है? जी ये छोटी वाली 2 और बेटी, एक बाबू। अब बेटा भी है? एक है 9th क्लास में है। बड़ा धीरे से बता रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ 9th। उसको भी तो जज बनाएंगे। हाँ सर, वो सीधे उसको वकालत कर में रखना है सर। क्या थोड़ा दाएं बाएं वाला ताकि है क्या हमारा जो वकालत विरासत पे कौन रखेगी? देखेगा। अरे उसको जुडिशल सर्विसेज में हमारा लाइए। विरासत ये नहीं, विरासत वकालत भी विरासत सर के कोई चक्कर में कमजोर मत नहीं है। चले। विरासत को कर दीजिए बंद और उसका कैरियर संवार दीजिए, वो ओ जज बन जाए। हाँ, ठीक है, पहले तो यही प्रयास किया जाएगा। नहीं जी जज जी। बनाइए, विरासत में संभालिए। और जरा बेटियों को बता दीजिएगा कि ओके सर सर। भी जब ओल्ड हो जाएगा थोड़ा ध्यान रखेगी भाई। डॉक्टरों से बहुत अच्छा रहना सर चाहिए सर सर संबंध। इसीलिए अभी संध्या जी के पतिदेव ओके से सर। हम लखनऊ में 20-25 मिनट बात किए, ठीक है। क्योंकि जी डॉक्टर लोग से संपर्क, पुलिस से कभी संपर्क मत रखना, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर रखना, क्योंकि आपके सुख दुख में वही याद आएंगे। संध्या जी कुछ कह तो संध्या नहीं के रहे थे हस्बैंड पतिदेव? डॉक्टर हैं। संध्या के डॉक्टर हाँ, ऐसे ही हैं, संध्या डॉक्टर जी हैं के सर। पिताजी नेचुरल फादर भी डॉक्टर, चलिए। संध्या जी के कानूनी पिता ससुर जी वो भी डॉक्टर, संध्या जी के पतिदेव वो भी डॉक्टर, ठीक है। चलिए, इसीलिए बहुत देखिए बहुत स्वस्थ बधाई हो रहती हैं। सबको। चलिए, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सन। पर्सन का मतलब है व्यक्ति। देखो जो पर्सन है इसको बहुत ही हम लोग इजी वे में कह देते हैं कि व्यक्ति। व्यक्ति होता क्या है जूरिस्प्रूडेंस में? पर्सन किसको कहते हैं? देखिए जो व्यक्ति है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पर्सन, ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया यूनान से। यूनान, जिसकी कैपिटल है एथेंस। और आप लोग को एक जानकारी और बता दें कि जो एथेंस है वहीं से हमारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी वो एथेंस की पहाड़ियों से हुई थी। तो एथेंस में जो एक्टर होते थे, अभिनेता, वो लोग एक्टिंग करने के पहले अपने फेस पर एक मास्क लगाते थे, मुखौटा। और मुखौटा लगाने के बाद जो वो लोग बोलते थे म्यूजिक के साथ,
जो वो गाने के साथ बोलते थे, तो यूनानी लोग उसको कहते थे पर्सन से बना परसोना। यूनान के अभिनेता अभिनय करते समय जो मुखौटा लगाते थे, जो म्यूजिक बजती थी, तो उसको कहा जाता था परसोना। परसोना। जब यूनान से ये शब्द गया रोम, इटली, देखिए जूरिस का पूरा क्रेडिट लेता है रोम। वो कहता है हम ही ने तो इसको उत्पन्न किया है। इंग्लैंड कहता है हम ही ने तो उसको पाल पोस के बड़ा किया। और जो सबका दादा है अमेरिका, वो कहता है इसको हमने आज बिल्कुल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दिया है, क्योंकि हमारे ही जूरिस्टिक थे रास्को पाउंड, जिन्होंने बताया सोशल इंजीनियरिंग, और जिनकी वजह से आज लॉ डेवलप किया। अमेरिका दादागिरी करता है, कहता है कि नहीं सब हमारा है। तो जब ये परसोना वर्ड गया इंग्लैंड, रोम गया और रोम से इंग्लैंड आया। तो जब इंग्लैंड आया, तो इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि जो परसोना है वो चीज है जो लॉ के लोग, विधि के लोग अभिनय करते। विधि के लोग, विधि के लोग कौन अभिनय करते थे? बैरिस्टर। जो लोग लॉ का बिजनेस करते थे, विधि का व्यवसाय करते थे, उनको कहा जाता था बैरिस्टर। इंग्लैंड में भी कहा जाता था, हमारे यहाँ भी कहा जाता था। गांधी जी बैरिस्टर, सच्चिदानंद सिन्हा बैरिस्टर, मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर, ये सब बैरिस्टर ही तो थे, और वहाँ पर भी बैरिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि जो परसोना है इसका मतलब होता है बैरिस्टर। जिसको बैरिस्टर को हम लोग और कौन कौन से नाम से जानते हैं? बैरिस्टर को हम लोग कहते हैं प्लीडर। प्लीडर। इसको हम लोग कहते हैं अटॉर्नी। देखते चलो, ये सब बातें रोज रोज नहीं बता पाएंगे सर। बैरिस्टर को अन्य नामों से हम लोग जानते हैं प्लीडर, अटॉर्नी, मुख्तार, वकील। इतने इसके नाम। और जब 1961 में एडवोकेसी एक्ट बना, अधिवक्ता अधिनियम, तो एडवोकेसी एक्ट में कहा गया ये जितने नाम हैं, बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील, सबको मर्ज किया गया, एक नाम डेवलप किया गया, एडवोकेट, अधिवक्ता। अधिवक्ता। अच्छा, अब देखिए, जो पर्सन है, व्यक्ति, ये दो प्रकार के होते। जो व्यक्ति या पर्सन होते हैं, ये दो प्रकार के होते। देखो, एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति, और एक को हम लोग कहते हैं नॉन नेचुरल पर्सन। नॉन नेचुरल पर्सन, अप्राकृतिक व्यक्ति। एक है नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति, और एक है नॉन नेचुरल पर्सन, अप्राकृतिक व्यक्ति। ये जूरिस के पॉइंट अभी से आप लोग को बताया जा रहा है, और धीरे धीरे अभी देखिए और समझ में आएगा। देखो, जो नेचुरल पर्सन होता है इसको क्या कहते हैं? इन जूरिस्प्रूडेंस, ए नेचुरल पर्सन इज ए रियल ह्यूमन बीइंग। एक वर्ड इसके लिए जरा लिख लो, हिंदी भी बोल दे रहे, पहले इंग्लिश लिख लो आप लोग। इन जूरिस्प्रूडेंस, इन जूरिस्प्रूडेंस ए नेचुरल पर्सन इज ए रियल ह्यूमन बीइंग। विधि शास्त्र में प्राकृतिक व्यक्ति उसे कहते हैं
विधि शास्त्र में प्राकृतिक व्यक्ति उसे कहते हैं जो वास्तविक व्यक्ति होता है। जैसे मानव, नेचुरल पर्सन का केवल एक एग्जाम्पल है, दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। ह्यूमन, मानव। ये तो जुडिस की परिभाषा है। इसको क्रिमिनल लॉ में हम लोग नेचुरल पर्सन किसको कहते हैं? क्रिमिनल लॉ में। सर कंपनी या निगम कोई? नहीं नहीं, वो अभी नेचुरल की केवल बात हो रही है, अभी हम लोग आर्टिफिशियल उस सब की किसी बात नहीं कर रहे हैं। सर उसमें नर नारी सब हो? हाँ देखो, नेचुरल पर्सन वो पर्सन होता है जिसकी उत्पत्ति, ओरिजिनेशन नेचर के द्वारा होती है। प्राकृतिक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार होती है और वह विवेकशील होता है। जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है वो विवेकशील होता है। प्राकृतिक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार होती है और जो विवेकशील होता है। इस पूरे संसार में विवेकशील कौन है? मानव, मनुष्य। अर्चना जी कौन है? मानव है सर। मनुष्य। मानव तो विवेकशील है, फिर कोचिंग करना क्यों पड़ रहा है? सर ज्ञान को और डेवलप करने के लिए, वो एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए और ज्ञान तो practical एलएलबी में बट रहा था, एलएलबी में तो खूब ज्ञान बट रहा था, ऐसा थोड़ी नहीं। ये सब इंटरव्यू के लिए रेडी रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़े? तो देखो एक चीज आप लोग ध्यान, इंटरव्यू में झूठ मत बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना किसी पॉइंट पर। सारे एग्जामिनर को मालूम है कि जो जुडिशरी की तैयारी होती है वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से या किसी न किसी टीचर से जुड़े होते हैं। ये तो स्टूडेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सेलेक्ट हो जाता है तो कभी कभी झूठ बोलता है कि मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा। अभी हमारे एक स्टूडेंट आप लोग के चैनल पर आए थे, क्या नाम लें, अच्छा नहीं लगता, जो मजिस्ट्रेट हो गए हैं। सर दीक्षित जी। जब प्री निकला तो हमारे संपर्क नहीं थे, जब मेंस निकला संपर्क में है। अरे सर, सर आप ही है, सर 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 सर, आगे सर, पीछे सर, ऊपर सर, नीचे सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैप्पी डे, फलाना ठिकाना, आफत जोड़ डाले थे। ठीक, तो जैसे आप लोग के साथ खुल के हम बात करते हैं, देखो सर का सब हिसाब किताब खुली किताब रहती है, हम किसी चीज़ को छिपाते नहीं, न स्टूडेंट से छिपाते हैं, न बच्चे से छिपाते हैं और न मित्रों से छिपाते। हमारा बेटा है, सब कोड नंबर जानता है कि पापा का एटीएम का नंबर क्या है, सब कुछ है। तो हमने उनको भी जो हमसे बन सका हमने किया। हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, एमपी में कैसे लिमिटेड शब्दों में लिखना है, राजस्थान जुडिशरी में कैसे लिमिटेड शब्दों में लिखना है, क्वालिफाई कर गए, उनकी मेहनत भी रंग लाई। इंटरव्यू आया, जैसे अभी हमने दीपक के साथ, अनुजा के साथ बहुत मेहनत किया। 2 स्टूडेंट बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू दिए हैं, देखते किसकी किस्मत है। एक आप लोग जानते हैं, आप लोग के साथ दीपक पढ़ते थे, बिहार वाले वो, और एक हमारी अनअकैडमी के स्टूडेंट बहुत पुरानी अनुजा। हमने दोनों लोगों को संडे को बुला बुला के मेहनत कराया। अब रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा भाई, हो सकता है दोनों हो जाए, हो सकता है एक हो एक ना हो, और हो सकता है दोनों के दोनों ना हो। यही तो होगा ना, चौथा तो कुछ नहीं होगा कि सर को बुलाओ, कौन सर पढ़ाए थे उनको दंड दिया जाए, ऐसा तो मोहित आदेश नहीं आएगा ना। ऐसा सर कैसे हो जाए? तो कहने का देखो मतलब है कि वो हो गए इंटरव्यू में भी। और मुझे अंदर से बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब उस दिन हमारे ही चैनल पर आए जहां पढ़ते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड
कि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ा। हमें कोई बहुत बुरा नहीं लगा, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, उसी के 6 दिन के बाद फिर ज़रूरत पड़ गई सर की। तो हमने उसी तरह लाड़ प्यार से उनकी मदद किया है जो हम सबके लिए करते। हमारे कोई गिल्टी नहीं थी, और जो हम कर सकते थे हमने उनकी बात भी करा दी, उनकी हेल्प भी करा दिया, उनका काम भी करा दिया। ठीक है भाई, हम तो आपसे उम्र में बड़े हैं ना, तो हमें तो आपकी तरह बचपना थोड़ी नहीं दिखाना है। तो एग्जामिनर जानता है कि आप किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े, इसलिए झूठ मत बोलना, ठीक है। तो अब देखो, नेचुरल पर्सन केवल एक है, ह्यूमन, मानव। विवेकशील है, मानव विवेकशील होता है कि नहीं? यस। मानव अगर विवेकशील न होता तो क्या किसी बड़े बड़े खूंखार जानवर को अपने कब्जे में रख पाता? शेर को अपने कब्जे में रखता है, हाथी को अपने कब्जे में रखता है, गाय भैंस तो रखता ही है। और जब यही मानव विवेक शून्य हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लुनेटिक, पागल। तो आज से आप लोग जानना, केवल एक व्यक्ति नेचुरल पर्सन है, वो है मानव। क्योंकि हम लोगों को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान है। हमको मालूम है कि हमारे मदर फादर कौन थे, हमें मालूम है कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कौन थे। इतना तो हम लोग को मालूम ही है ना, ग्रैंडफादर तक। और हमारा हिंदू लॉ कहता है कि आपको पिता के साइड में 5 पीढ़ी ऊपर 5 पीढ़ी नीचे का पता रखना है, सपिंडा। मदर के साइड में आपको 3 पीढ़ी ऊपर 3 पीढ़ी नीचे रखना है। अगर आपने गलती किया, अब आप लेडीज हैं, ऐसे जेंट्स से शादी कर ली जो सपिंडा है, तो आपकी मैरिज वाइट मैरिज और पनिशमेंट अलग से मिलेगी। तो नेचुरल पर्सन एक है। अब जरा आप लोग बताइए, जो रोबोट आया है, जो रोबोट आया है, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा मोहित, आप क्या कर रहे हो? सर आर्टिफिशियल पर्सन है ये। आर्टिफिशियल पर्सन तो कंपनी आर्टिफिशियल होती है, ह्यूमन। आर्टिफिशियल पर्सन तो कारपोरेशन होता है। देखो, रोबोट को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, आर्टिफिशियल ह्यूमन, कृत्रिम मानव, कृत्रिम व्यक्ति नहीं, कृत्रिम मानव। रोबोट, कंप्यूटर, लैपटॉप, एंड्रॉयड मोबाइल, ये सब के सब आपके हैं आर्टिफिशियल ह्यूमन। चलो, अब आता है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जिसको अभी हमने डिस्टिंग्विश किया था नॉन नेचुरल पर्सन। देखो, जो नॉन नेचुरल पर्सन है, अप्राकृतिक व्यक्ति, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नॉन नेचुरल को आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस किसने दिया? नॉन नेचुरल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस किसने दिया? लॉ ने। कानून ने, लॉ ने। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग लीगल पर्सन। देखो, जो नॉन नेचुरल पर्सन होते हैं, नॉन नेचुरल पर्सन, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अप्राकृतिक व्यक्ति को कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, और इसे कृत्रिम व्यक्ति कहलाने का अधिकार जो दिया है वो दिया है कानून ने, विधि ने, लॉ ने। इसलिए जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, और वो नाम है लीगल पर्सन, विधिक व्यक्ति। अब जरा एक आप लोग इक्वेशन बनाइए, समीकरण, मैथमेटिक्स का जैसे पढ़ते हो छोटी क्लास में। लिखो, नॉन नेचुरल पर्सन
बराबर इज इक्वल टू आर्टिफिशियल पर्सन इज इक्वल टू लीगल पर्सन। अप्राकृतिक व्यक्ति बराबर कृत्य व्यक्ति बराबर विधिक व्यक्ति। ठीक है, अब भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा ना। अब देखिए sir. जो आर्टिफिशियल पर्सन है इसमें आते कौन है? इसमें आते ग्रुप ग्रुप ऑफ द नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्तियों का समूह। प्राकृतिक व्यक्तियों के समूह को हम लोग कहते हैं विधिक व्यक्ति। जैसे कंपनी, कंपनी, कारपोरेशन, निगम, गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। फिर से हम बोल दे रहे हैं, जरा ठीक से लिख लो आप लोग। कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन में आती है कंपनी। कारपोरेशन, निगम। गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी अभिकरण। एनजीओ, एनजीओ कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेजेस। रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि। देखो जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली है, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन? अब दोनों नहीं। ये पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन है, नेचुरल। फिर क्या है? तो अरे जीव पर्सन, जंतु। पर्सन नहीं तो अपने घर में क्यों रखते हो आप? बहुत से लोग तो अपनी गाड़ियों में लेके चलते हैं, बहुत से लोग अपने बेड पे भी सुलाते हैं कुत्ते को। सर ये लीगल पर्सन नहीं है। क्या है ये? ये सर सर जीव लीगल। जीव है। आप भी तो सर जीव हो। एनिमल। आप क्या हाँ सर। जानवर हो? ये हैं, ये हैं क्या? पशु पक्षी। ये बायोलॉजी में कहा गया है इनकी अलग श्रेणी है, इनकी अलग श्रेणी है। अगर आप किसी कुत्ते से पूछो कि तुम्हारा पिता कौन, बताएगा? तुम्हारी माता कौन, बताएगा? तोता को आप सिखा देते हो मिट्ठू मिट्ठू मिट्ठू, तोता से पूछो तुम्हारा पिता कौन, बता सकता है? अच्छा, तोता उसको रट पेन जाएगा दे तो दो, बता। कह दो भाई लिख लिख दो, तो लिख भी नहीं सकते। तो इसीलिए कहा गया विवेक शून्य। इनको रखा गया जानवर में, एनिमल में या पक्षी में। न तो ये प्राकृतिक व्यक्ति है, न तो ये कृत्रिम व्यक्ति है, गलती मत करना। और न ये आर्टिफिशियल ह्यूमन है, इनका नाम है जानवर। अब जरा एक चीज और हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हो सकता है इससे आप लोग की नॉलेज काफ़ी बढ़ जाए और आपकी नॉलेज देश के काम आ जाए। चलो, देखो सर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मूर्ति। तो ये मूर्ति होती है मंदिरों में, गुरुद्वारा में, मूर्ति क्या है? कानून चलो इसको क्या मानते आर्टिफिशियल, हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल भगवान, पर्सन तो कह नहीं सकते। आदित्य क्या होते हैं? मूर्ति।
सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर। काजल, मूर्ति क्या है? नहीं पता। अच्छा, आप जाइए सुप्रीम पावर मूर्ति के पास और उससे कहिए कुछ चमत्कार दिखाए। मैं बड़ा गरीब हूँ, ऐसा करिए कि जरा 2-2 हज़ार वाली 10 नोट दे दीजिए, बजरंग बली, तो मिल जाएगा। तो लॉ में तो उसका एविडेंस 0 है, बट ऐसे अपना अपना फीलिंग। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ये बताओ? सुंदरकांड पढ़ रहे हैं कि लॉ पढ़ रहे हैं? पहले तो हमें ये बता दो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लॉ। मोदी जी का हिंदुत्व पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ रहे हैं? हम लोग तो लॉ पढ़ रहे हैं ना। लॉ में क्या कहा गया ये हमें बता दो बस। लॉ में कहा गया ये लीगल पर्सन है, बट नोट करो, लीगल पर्सन है लेकिन माइनर है। लीगल पर्सन है लेकिन ये माइनर है। अच्छा विजय, ये बताइए आप, आवाज आ रही है? विजय तिवारी, आवाज आ रही है? यस सर। जरा आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर ये लीगल पर्सन और माइनर बताया गया, ये विधिक व्यक्ति हैं और अवयस्क हैं। जो नेचुरल पर्सन में माइनर होते हैं उनका कोई गार्जियन होता है? अगर आपके घर में कोई 18 साल के नीचे का है, लड़का है, लड़के, तो उसका कोई गार्जियन होगा? सर एक तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं है तो उनके जो कस्टोडियन हैं उनके कस्टोडियन? गार्जियंस होते चलो, हैं। अब देखो इसी का फायदा कैसे उठाए मंदिर के पुजारी जी, महंत लोग, और कोई काम नहीं करते, बस बैठे बैठे खूब चबाते हैं दिन भर। अब ये कहा गया ये मूर्ति तो है माइनर, हम इसके संरक्षक, हमारा नाम है मठाधीश, हमारा नाम है महंत, अब पता नहीं क्या क्या और लिखे रहते हैं, श्री श्री 1008, श्री श्री 108, आज तक हम ही नहीं समझ पाए। क्योंकि भाई न्यायमूर्ति तो समझ में आता है, भाई जज साहब है। किसी को अगर आप डॉक्टर साहब कहते हैं तो वो भी समझ में आता है, किसी को आप इंजीनियर साहब कहते हैं तो वो भी समझ में आता है। ये श्री श्री क्या रहता है, ये हम लोग इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अब ये बोले कि ये हम इनके हैं संरक्षक। हम जाते हैं मंदिर और किससे अपना कष्ट कहते हैं? माइनर से। कानून कहता है ये तो माइनर है, और इनके संरक्षक कौन है? कोई नेचुरल पर्सन। संरक्षक तो नेचुरल होगा ना। यस सर। और सुनो, जो संरक्षक है वो कहते हैं भगवान अभी सो रहे हैं। जाइए मंदिर में, आप लोग को बोला जाता है कि अभी भगवान स्नान कर रहे हैं, पर्दा लगा दे, स्नान कर रहे हैं। फिर बोले भगवान अभी भोजन कर रहे हैं। फिर बोले भगवान को सुला दिया गया। जैसे लगता है एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया दे के भगवान सो गए। तो डियर स्टूडेंट, हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग जज बनने जा रहे हो, तो जो जज व्यक्ति होता है वो अंधविश्वासों से, इन कुरीतियों से ऊपर रहता है। पूजा करना खराब नहीं, धार्मिक प्रवृत्ति अंदर लाना खराब नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान इकट्ठा करना खराब नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं करते, डायरेक्ट भगवान से आप अपना नाता जोड़ लो। क्यों कश्यप, ये कहाँ है भगवान? क्यों राजीव जी, भगवान कहाँ है? अपने अपने आत्मा में। आपके शरीर में। और अगर देखना हो तो अभी 8 बज रहा है, 10 बजे आपको हम बता दे, देख लेना, आज ही देख लेना। जब आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी आपका सोने का टाइम है, जब आप सब कुछ कर लो, पढ़ाई कर लिए, मोबाइल चला लिए, गुड नाइट सब कर लिए, खाली हो गए, अब जा रहे हैं सोने, आज ही कर लेना तो भगवान दिख जाएंगे। तो आप अपने लेटे लेटे पेट पर ये सोचना
कि आज मैं कितने बजे उठा, अब मैंने दिन भर क्या किया, कितना मेरा टाइम यूज़फुल रहा, कितना टाइम मेरा खराब गया। आंसर मिल जाएगा। जब आप लेटे लेटे मिल जाएगा बिल्कुल। थिंकिंग करोगे, सोचोगे कि आज मेरा दिन कैसा था, मैंने कितनी स्टडी की, मैंने कितना अच्छा काम किया, मुझसे आज क्या गलती हो गई, मुझसे आज क्यों झगड़े हो गए, सबका आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ये आंसर कौन देगा? आप तो लेट गए हैं। सर। अपने स्वयं के अंदर का वो आपके अंदर जो ईश्वरी शक्ति बैठी हुई है उसके द्वारा। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब हम लोग गलत काम करते हैं किसी भी रूप में, तो हमारी अंतरात्मा हमको रोकती है। चाहे हम क्राइम करते हैं, चाहे किसी को गंदा बोलते हैं, चाहे किसी को गंदे रूप में देखते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमारा रोकता है अंतरात्मा। अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, रुक गए, नहीं कर पाते गंदा काम, और ढीठ हो गए, अंतरात्मा को बिल्कुल मार डाले, तो अपराध करते हैं। ठीक है। तो जो लॉ कहता है कि जो ये मूर्तियां हैं या जो हमारे फीलिंग है वो हैं, आज से जान लो, वो है लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। और कैसे है? माइनर। तो आप लिख लो मूर्ति, बाकी आपकी अपनी फीलिंग है, आप जो करते हो करो, उसमें बंधन नहीं, हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे हैं। ठीक है। तो जो मूर्ति है वो है लीगल पर्सन प्लस माइनर, और ये जो माइनर है इसका गार्जियन है नेचुरल पर्सन। इस मूर्ति जो माइनर है इसका जो गार्जियन है वो है नेचुरल पर्सन, और जो नेचुरल पर्सन है उसके ढेर सारे नाम। हम लोग पुजारी कहते हैं, महंत कहते हैं, मठाधीश, जो भी आप लोग कहते हो वो। इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप किताब उठा के पढ़ डालो पूरा, चाहे परांज पे, चाहे XYZ। दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता ये मैटर क्या है। हमने आपको समझाने के लिए बताया है कि भगवान सो गए, भगवान नहा रहे हैं, भगवान खाना खा रहे हैं, इसलिए कि आप इसको जानते हो, देखते हो, सुनते हो। कभी कोई आप लोग मंदिर जाते हो ना, पता चलता है अभी भगवान सो रहे हैं। इसलिए हमने बताया कि इसको आप लोग सोसाइटी में देखते हो। अब देखिए, दो चीज़ें और बता दें, कल हमने हिंट आउट किया था तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला चीज़ हम आप लोग को ये बताना है कि जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, ये पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। कल हमने क्लास में इसको हिंट आउट किया था। ये पर्सन जब जो सर कोई होता है विशिष्ट ये योग्यता आ जाती पर्सनालिटी कब बन जाता है? जब कोई सर अपनी पर्सन कोई विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेता है प्राप्त कर तब लेता है। तक। जब कोई व्यक्ति, देखो क्या सारे व्यक्ति पर्सनालिटी हो जाते हैं? नो सर। जब व्यक्ति पर्सनालिटी नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है? आम जनता, सामान्य जनता, आम आदमी। और जब हम ही में से किसी ने कोई विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर लिया, हम लोग डॉक्टर साहब क्यों बोलते हैं किसी डॉक्टर को? क्यों बोलते हैं? उनके अंदर विशिष्ट ज्ञान आ गया है। किसका? मेडिकल साइंस का। बोलते हैं हम लोग जज साहब बोलते हैं, क्योंकि ये सम्मानित पद है प्लस ये न्यायमूर्ति है। हम लोग इंजीनियर साहब बोलते हैं, हम लोग कलेक्टर साहब बोलते हैं, हम लोग गांधी जी बोलते हैं, नेहरू जी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है? विशिष्ट योग्यता आ गई है। अब विशिष्ट योग्यता क्या होती है? इसका आंसर आप लोग को मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसके सेक्शन 45। वो क्या है? 45 क्या है? सर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ जो की राय की एक्सपर्ट्स ओपिनियन।
एक्सपर्ट किसको कहा गया, आप लोग को पढ़ाया गया? एक्सपर्ट वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान विज्ञान की किसी भी विशिष्ट शाखा में विशेष ज्ञान अर्जित कर। जो सर अनुभवधारी होते हैं उनको भी पर्सनालिटी बोल सकते हैं? इनको जो अनुभवधारी आपने बताए थे विशेषज्ञ अनुभवधारी और डिग्रीधारी होते हैं। अनुभवधारी 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 तो भाई और क्या, क्यों नहीं विशिष्ट है भाई? जब तक हमारे के यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं खुले तब तक तो उन्हीं को हम लोग मानते थे ना। अब देखिए, मान लीजिए जैसे अमिताभ बच्चन है, जानते हैं आप लोग? जानते कि नहीं जानते? ये सर जानते हैं। क्योंकि हमारे लोग के समय के एक्टर हैं, तो आप लोग तो उनके बेटे से जानते हो, अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन पर्सनालिटी हैं, यस सर। उनको कहा जाता है मेगा स्टार, मिलेनियम स्टार, उनको बिग बी, ये सब टाइटल मिलती है कि नहीं उनको? तो ये सचिन तेंदुलकर पर्सनालिटी है, यस सर ये भी पर्सनालिटी। उनको क्या कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को? सर क्रिकेट क्रिकेट का का भगवान। भगवान। सोचिए, मास्टर ब्लास्टर तो चलो, इसके साथ क्रिकेट का भगवान। हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है, वो पर्सनालिटी हैं। जी बोलो भाई, आप लोग कहे है यस सर सर। बिल्कुल है। जी सर। कैसे आप कहोगे? क्योंकि वो सर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, जो पद है उस पर जो बैठेगा वो पर्सनालिटी होगा, और जितने लोग बैठ चुके हैं सब पर्सनालिटी है, और जो वर्तमान में बैठे वो भी पर्सनालिटी, आगे जो भी और बैठेगा वो भी पर्सनालिटी होगा। प्रधानमंत्री का पद ही पर्सनालिटी है। कलेक्टर, आप लोग जिस जिले में रहते हैं वहां का कलेक्टर पर्सनालिटी है सर जी सर। डीएम पद ही अपने आप में पर्सनालिटी है। आज मिस्टर एक्स बैठे, कल मिस्टर वाई बैठे, कभी मिसेस एक्स बैठे, कभी मिस एक्स बैठे। भाई पद तो रोटेट होता रहता है ना, वो भी पर्सनालिटी है। तो पर्सनालिटी वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति किसी विशिष्ट ज्ञान को अर्जित कर लेता है, और विशिष्ट ज्ञान को अर्जित करने के बाद वो जो भी कार्य करता है, अब उसका नाम हो जाता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। लोग कहते हैं ना पर्सनालिटी टेस्ट। जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हो, उसका नाम इंटरव्यू है कि पर्सनालिटी टेस्ट है? व्यक्तित्व परीक्षण है सर। पर्सनालिटी टेस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू कहते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं इंटरव्यू को? पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें क्या टेस्ट होता है? इसमें टेस्ट क्या होता है? सर आपकी पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है सर। मतलब स्मार्ट है, गोरा है, हैंडसम है, ये सब देखते हैं? नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि जज नो साहब सर। मैक्सिमम जज आपको ढीले ढाले मिलेंगे, वो फिल्म स्टार नहीं है कि चमचमाते मिलेंगे, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। सर बौद्धिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है इसमें। ये देखा जाता है कि आपके अंदर जुडिशियल माइंड है कि नहीं, बस नट सेल में एक क्वेश्चन, एक बात को केवल देखा जाएगा कि आपके अंदर जुडिशियल माइंड आ चुका है कि नहीं। आपने एलएलबी किया, प्री निकाला, मेंस निकाला, तब मेरे सामने आया है ना। जिस दिन आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके पहले आपके अंदर कौन कौन सी योग्यता आ गई है? लॉ ग्रेजुएट हो गए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाल लिए, मेंस एग्जामिनेशन निकाल लिए, अब जुडिशियल माइंड आया कि नहीं आया? अगर इसके बाद भी नहीं आया, अनफिट, अनफिट कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू में कोई जुगाड़ पानी मत कभी दिमाग पे रखिएगा उल्टा सीधा। ऑनरेबल जस्टिस लोग बैठते हैं, आपको ऐसा रगड़ेंगे कि आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। तो पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है जुडिशियल माइंड चेक करना। क्यों? जब आपको जज बना दिया जाएगा तो एक कोर्ट के आप पूरे सर्वा हो जाएंगे ना।
आपका डिजिग्नेशन हो गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, आपका नेम प्लेट लग गया कोर्ट के सामने, आपका नाम लिख गया और आपका डिजिग्नेशन लिख गया, वहाँ आपकी मदद कौन करेगा? जब आप कोर्ट पे बैठ जाएंगे तो दो लोग आपके सामने आर्गुमेंट करेंगे, एडवोकेट, यस सर। और एक तो पक्का बात है कि झूठा है, एक तो झूठ बोल ही रहा है ना। अच्छा, दोनों सही होंगे? नो सर। ऐसा भी नहीं हो सकता। अब आपके अच्छा, वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो मजा मजा है, यानी कि जमा जमा एडवोकेट होता है, अपनी बात को ऐसा इंटरप्रिटेट करता है कि सब सही बोल रहा है। दूसरा वाला भी ऐसे बोला। अब जज साहब अगर हल्के जुडिशियल माइंड के हैं तब तो गलत डिसीजन हो जाएगा। तो इसके लिए दो तरीका बताया गया कि इनकी पर्सनालिटी टेस्ट करो, और अगर मान लीजिए पर्सनालिटी टेस्ट के करते समय बोर्ड से कोई गलती हो ही गई, इनको जज बना दिया, तो क्या जज बनने के बाद जज को हटाया जा सकता है? यस सर। हटाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि अगर कोई जज मिसकंडक्ट करता है, कदाचारी हो जाता है, रिश्वत लेता है, शोर सिफारिश करता है, हटा दो। और दूसरा आधार है इनकॉम्पिटेंसी। अगर कोई जज बन गया है और वो अयोग्य है, उसको विधिक ज्ञान नहीं है, जजमेंट नहीं दे पाता, जजमेंट नहीं लिखवा पाता, हटा दो। तो जिस फील्ड में आप लोग जा रहे हो वो फील्ड बहुत ही कठिन फील्ड है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। और कौन लेता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट? जुडिशरी का इंटरव्यू कौन लेता है? जजेज ऑफ द हाई हाई कोर्ट कोर्ट। के जज। आज से जान लो, सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट, जूनियर वाले नहीं, सीनियर, जो 8-10 साल हाई कोर्ट के जज रह चुके वो जाते, तब आपको बनाया जाता है। और अगर आपके अंदर जुडिशियल माइंड है, पर्सनालिटी जग चुकी है जुडिशियल, आपको चेयर दे दी जाएगी, सिलेक्ट कर दिया जाएगा। और ये छोटी सी बात स्टूडेंट नहीं समझता, इसीलिए आप लोग से कहा जाता है अभी सारी बॉल आपके हाथ में है, अभी एक भी बॉल आपकी खराब नहीं गई है। ऐसा ला पढ़ो कि प्री भी निकले, मेंस भी निकले और इंटरव्यू भी निकले। प्री निकलने के बाद कुछ मिलेगा अगर मेंस नहीं निकले? मेंस आपका निकल गया, कुछ मिलेगा जब तक इंटरव्यू ना निकले। इसीलिए आप लोग को बताया जाता है कि आप लोग को तीनों तैयारी करना। अब देखो लास्ट में एक चीज है अथॉरिटी। देखिए पर्सनालिटी और अथॉरिटी में अलग अलग मतलब है। कोई भी पर्सन अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो अथॉरिटी बन जाए। जैसे मान लीजिए अभी हमने सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन का नाम लिया, तो सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन अथॉरिटी हैं? बोलिए। नो सर। नो सर। नहीं, नो सर। इनके द्वारा दिया गया कोई ऑर्डर कोई मानेगा? नो सर। हो सकता है इनका लड़का ही ना माने। अरे अथॉरिटी किसको कहते हैं? देखो हम लोगों को दो चीजें मिली हुई हैं बाय बर्थ। एक हम लोग को मिला हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में। दूसरा हम लोग को मिला हुआ है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 12 से 35। इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ी, कोई फॉर्म हम भरना पड़ा? बाय बर्थ, बाय बर्थ। इन दो चीजों के साथ जब आपको दो चीज और मिल जाए, पावर प्लस लायबिलिटीज, शक्ति प्लस दायित्व। अब विजय आपको शक्ति कब मिलेगी, पावर कब मिलेगा? आपके पास कोई पोस्ट हो, आप राष्ट्रपति बन गए, पावर आया। सर इतना बड़ा किसी पावर भी पद आया, पर आप किसी भी फांसी वाले व्यक्ति को निर्दोष दे दो।
प्रधानमंत्री पावर, होम मिनिस्टर पावर, क्योंकि वो भारत के होम मिनिस्टर है। कलेक्टर पावर है, अथॉरिटी है। जो आप लोग की जी सर। सीआरपीसी की धारा 144 लगती है, जो बाद में बढ़कर कर्फ्यू हो जाता है, जिसमें आप पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते, किसके कहने से लगेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट डीएम या एसडीएम। जज अथॉरिटी है, आप लोग मजिस्ट्रेट हो जाओगे, अथॉरिटी हो जाएगी। आपको Yes, sir. मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया। मजिस्ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं अर्चना? दंडाधिकारी सर। दंडाधिकारी, दंड देने वाला अधिकारी। अच्छा, अगर आज के समय में आप किसी को दंड देंगे तो उसका कोई पालन करेगा? नहीं सर, क्यों, क्या कमी है आपके अंदर? क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है अभी विधि द्वारा प्राधिकृत शक्ति आपको नहीं मिली है। अभी लॉ ने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है पावर के रूप में। और विधि आपको कब रिकॉग्नाइज करेगा? आप प्री मेंस इंटरव्यू निकाल के ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग कर लेंगे तो उस दिन से आपकी कोर्ट अलॉट हो जाएगी। आपके जो नाम आप लिखती हैं अर्चना सिन्हा, उसके नीचे लिख जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एसीजीएम, मेट्रोपोलिटन लिखा रहता है ना जजेस के नीचे। अब आपके नाम के साथ आपको शक्ति दे दी गई। शक्ति क्या है? आपका डिजिग्नेशन। आपका डिजिग्नेशन ही आपकी शक्ति है। अच्छा चलो, ये तो क्लियर हो गया। दायित्व, लायबिलिटीज। जब कोई व्यक्ति अथॉरिटी बन जाता है तो क्या उसके पर कोई लायबिलिटीज भी आती है? हर समय sir. शक्ति, जी सर। हर समय पावर लायबिलिटी से बंधी रहती है। जज के ऊपर क्या लायबिलिटीज है? समय से कोर्ट में बैठना। मुकदमों को कैसे सुनेंगे जज? सीरियल वाइज। सीरियल। कॉज लिस्ट बनी होती है और वो कॉज लिस्ट एडवोकेट के पास भी रहती है। आपको मालूम रहता है कि हमारा मुकदमा किस नंबर पर है। आपको पता चला मेरा मुकदमा 20वें नंबर पर है और आपको ये अंदाज लग गया कि कम से कम भी आधे घंटे बाद मेरा नंबर आएगा 14 सितंबर को। क्या जज साहब 14 अक्टूबर वाले मुकदमे को सुन लेंगे उस दिन? नो सर। वो काज लिस्ट में है नहीं, कैसे सुन लेंगे? फिर इसके बाद जजेस को कहा गया कि जब आप किसी मुकदमे को पूरा सुन लीजिए तो अपना निर्णय दीजिए। कभी कभी जजेस ये कहते हैं कि भाई इतना मुकदमा मेरे पास है कि अभी डिसीजन का टाइम नहीं दे है। तो कितने दिन तक आर्गुमेंट फाइनल होने के बाद जजेस अपना ऑर्डर रोक सकते हैं, जजमेंट रोक सकते 15 दिन। हैं? 15 डेज। 15 डेज। और बताइए, सारी प्रोसीडिंग पूरा होने के कितने दिन के अंदर अंदर जज को अपना डिसीजन सुना देना है, जो भी सुनाना हो? कितने दिन? ये कहा गया 30 डेज। 30 डेज में 15 होता और किसी कारण से 30 दिन के अंदर आप नहीं सुना पाए तो आप 31वें दिन, 32वें दिन, 33वें दिन निर्णय नहीं दे सकते। अब आपको क्या करना है? पहले 30 दिन में आप नहीं दे पाए, तब ये कहा गया फिर से आप आर्गुमेंट सुनोगे, अपने को रिफ्रेश करोगे और तब आप जजमेंट दोगे। ये आपके पर लायबिलिटीज। कहने को आप न्यायाधीश हो गए, लेकिन आप अपनी पावर को जो यूज करेंगे वो लायबिलिटीज के साथ करेंगे। एग्जाम्पल हमने बताया, न्यायाधीश को अंतिम सुनवाई के बाद जो जजेस डेट लगाते हैं वो डेट लगाते हैं ऑर्डर, निर्णय की तारीख। जैसे उन्होंने आज 14 तारीख को सुना, लगा दिया 20 तारीख जजमेंट। तो 20 तारीख से 30 डेज, एक महीने नहीं 30 डेज के अंदर उनको अपना जजमेंट दे देना है। और किसी कारण से 20 अप्रैल से 30 दिन बीत गया तो ये नहीं कि जज साहब 32वें दिन, 33वें दिन,
40वें दिन जब चाहे तब डिसीजन दे दे। जजेस को कहा गया है कि आप फिर से आर्गुमेंट सुनिए, बहस दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करिए, आपको सारे डिस्प्यूटेड पॉइंट पर तर्क समझ में आ जाए, तब अपना निर्णय दी। ये होता है लायबिलिटीज। तो आज जितनी बातें आप लोग को बताई गई, उन सब बातों को अभी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी एक आध घंटे के बाद आप लोग को। इसको आप लोग तरीका बता दे रहे हैं। देखो आज हमने आप लोग को पूरा, जैसे आप लोग के पास समय कम रहता है, आप मान लीजिए एक साथ 5 संतरे 8 संतरे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। नहीं सर। एक के बाद मुंह दर्द करने लगता है, फिर लगता है कौन छीले। अच्छा, सब निकाल के आपको एक बड़े गिलास में जूस दे दिया गया, आपने कहा हाँ ये ठीक है। तो आज हमने आप लोग को जूरिस्प्रूडेंस का जूस दिया है। बहुत दिनों से संतरा के रूप में खिला रहे थे, आप लोग खा नहीं पा रहे थे। ये वीडियो को बहुत संभाल के रखिएगा, और अभी हो सकता है कि आपको 1 से 1.5 घंटे मिले, 8:30 बजे 10 बजे तक मिल जाएगा, हो सकता है पहले भी मिल जाए। तो आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को नोट्स को सामने रख लीजिए। तो तरीका बता दे रहे हैं, जो आपने पॉइंट्स को नोट किया है उसको सामने रख लीजिएगा। अब वीडियो को कोशिश करिए अगर ईयरफोन के थ्रू सुनिए तो अच्छा रहेगा, आपके कान में आवाज़ आती रहे, और नीचे सर करके देखते जाइएगा नोट्स को। जहाँ पर आपको लगे कि ये पॉइंट छूट गया, तुरंत आप नोट करिए। हो सकता है हमारे बोलने में, आपके सुनने में थोड़े से चेंजेस हो गए हों, तो अपने नोट्स को देखते रहिए कि जहाँ करेक्शन उसको करेक्शन कर लीजिए। आपको ज़रूरत पड़ती है तो रिवर्स कर लीजिएगा, 20 से सुन लीजिएगा फिर से, और 2 बार सुनिएगा। इतना आप करोगे तो आप ये जान लो कि आज ही आप या कल 2 दिन में जब आप सुन लोगे, काफ़ी जूरिस्प्रूडेंस आपका क्लियर हो जाए। अब आके जब कल हम लोग मिलेंगे अपने समय पर, तो अभी आप लोग को प्रॉपर्टी बताना है और लायबिलिटी बताना। अभी लायबिलिटीज़ हमने पूरा नहीं पढ़ाया, अभी लायबिलिटीज़ बहुत चीज़ बताना है, और कल आप लोग को प्रॉपर्टी भी कराएंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी जैसे हो जाता है मैं आपको सेंड कर दूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सब लोग को।